नमस्कार। खबर दिन भर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस दिन भर की खबर में क्या खास रहा, कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को फटकार, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। टीका को लेकर जो उम्मीद, कोरोना के टीका को लेकर जो उम्मीदें पाल रखी गई थी कि मुफ्त में लोगों को कोरोना का वैक्सीन मिलेगा, उसकी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई है। अब कोरोना वॉरियर को ही केंद्र सरकार पहले चरण में टीका देंगे उन्हें मुफ्त में, और उसके बाद हो सकता है राज्य सरकार को वहन करना पड़े। तो आप सोच सकते हैं, बिहार के लोगों को पहले कोरोना वॉरियर को याद कीजिए कि कोरोना चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि बिहार के लोगों को मुफ्त में दी जाएगी वैक्सीन। अब बंगाल को भी देने की बात हो रही है। और इसके अलावा गौरीचक में, पटना जिला के गौरीचक में जो घटना घटी थी, एक शराब कारोबारी की मौत हो गई थी, उस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और तत्काल डीएम को आदेश किया है कि उन्हें मुआवजा दे। हमारे पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक हैक हो गया है। कई ऐसी खबरें हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो हाथी मेरे साथी, अभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लोगों पर हमला जारी है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पीएम के संवाद के कार्यक्रम से। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्री से बात की है। 16 तारीख से जो कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसके लिए रिगार्डिंग आप पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी रही। टेस्ट ड्राइव को लेकर कोरोना को वैक्सीन कैसे दी जाएगी, लेकिन अब आज के संवाद के बाद ये साफ हो गया कि इस वैक्सीन का सबसे पहले उपयोग कोरोना वॉरियर करेंगे, और कोरोना वॉरियर के बाद हमारे आपके हिस्से की वैक्सीन में हमें आप कीमत मुहैया कराना पड़े, उसका पैसा मुहैया कराना पड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जरा आप हर दोनों राज्यों में तैयारी चल रही है, रांची और पटना दोनों जगह जोरदार तैयारी चल रही है, और कैसे वैक्सीनेशन का काम शुरू हो इस पर बड़ा जोर चल रहा है। तो पहले जरा इस संवाद में सुनते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा है। पहले ये सुनिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। लड़ाई में एक निर्णायक चरण में ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। तो अभी सिर्फ कोरोना वॉरियर को दिया जाएगा, और सेकंड फेज में 50 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत चीजें खुलनी भी बाकी हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यहां तक लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी शुरुआत देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे डेमोक्रेसी के नुमाइंदे क्यों नहीं कर रहे हैं। अन्य देशों में तो ये परंपरा चली है कि राष्ट्राध्यक्ष वहां के कोरोना का पहला वैक्सीन लिया है। लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कोरोना वॉरियर के साथ साथ जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनसे भी होनी चाहिए, और उम्मीद की जाती है कि ये चुनौती जरूर हमारे राजनेता स्वीकार करेंगे। चलिए अब हम रांची चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता संदीप मौजूद हैं, और संदीप से जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी रांची में। आज रांची के जिलाधिकारी ने बैठक की है, तमाम सीनियर ऑफिसर्स उस बैठक में मौजूद थे। 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है।
प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद ये तय हो गया है कि कोरोना वॉरियर मतलब जो डॉक्टर हैं, नर्सेज, स्टाफ हैं, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। अब पता नहीं कोरोना वॉरियर में पत्रकार इस सूची में शामिल हैं या नहीं है, वो तो जब विस्तृत बातें सामने आएंगी तब पता चलेगा, क्योंकि पूरे इस कोरोना काल में जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मी का, डॉक्टर का, पदाधिकारियों की भूमिका रही है, डीएमएसपी की भूमिका रही है, बीडीओ की भूमिका रही है, उससे कम बड़ी भूमिका पत्रकारों की नहीं रही है। वो भी जान जोखिम में डालकर लगभग 600 पत्रकारों की मौत हुई है कोरोना से पूरे देश में, अगर इस देश के आंकड़े की बात करें तो पता नहीं उस वॉरियर में हम लोग हैं या नहीं है, ये तो जब विस्तृत चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जरा संदीप बताइए कि आज क्या खास रहा, आज की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं? जी, कोरोना वैक्सीन का काम कह सकते हैं 16 से स्टार्ट हो जाएगा और राहत भरी बात है कि 1 साल के बाद कहीं ना कहीं 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन का कार्य है वह प्रारंभ होगा। रांची की यदि बात करें तो रांची में भी सदर अस्पताल इसके लिए पॉइंट आउट किया गया है, जहां पे कोरोना के वैक्सीन दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी 16 को। और जिस तरह से आज जिला के अधिकारियों ने वहां पे जाके निरीक्षण किया है कि जितने भी पहले दिन जितने लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा उनसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सीधी संवाद भी करेंगे और उसके लिए भी अलग से वहां पे व्यवस्था की जा रही है। कई बड़े एलसीडी स्क्रीन लगाने का दिशा निर्देश रांची के उपायुक्त ने दिया है। वहीं यदि इसकी बात करें तो इससे पहले भी एक बार मॉक ड्रिल किया जा चुका है वहां पे कि किस तरह से वहां पे कोरोना वैक्सीन जो मरीज हैं उनको दिया जाएगा। और यदि इसमें सबसे पहले बात करें वैक्सीन लेने वालों में से, तो सबसे पहले इसमें जो फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे थे उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, यानी स्वास्थ्य कर्मी हो गए या फिर जो नर्सेस हो गई या फिर जो मेडिकल के स्टाफ है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और सबसे पहले कह सकते हैं 16 से जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे इन्हीं को वैक्सीन दिया जाएगा। दूसरे फेज में जो प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है उसके अनुसार यदि बात करें तो बुजुर्ग जो है 50 साल से जिनकी उम्र अधिक हो गई है तो सेकेंड लाइन में उन्हें कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। और यदि रांची के सदर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे 4 रूम बनाए गए हैं। सबसे पहले जो मरीज आएंगे तो वे पहले रूम में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, दूसरे रूम में उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा और तीसरा जो रूम होगा वैक्सीन देने के बाद उन्हें वहां पे आधे घंटा रुकना होगा ताकि वैक्सीन के बाद उनकी जांच की जा सके कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो उन पे नहीं हो रहा है। आधे घंटा इंतराल के बाद कह सकते हैं उन्हें वहां से छोड़ा जाएगा। और चौथा रूम जो वहां पे बनाया गया है उसमें ऑक्सीजन सहित जितनी भी कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी है वह होगी कि यदि तीसरे रूम में वैक्सीन के बाद किसी मरीज को यदि कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी उसके शरीर पे रिएक्शन होती है तो उसका इलाज वहां पे त्वरित हो सके। तो ओवरऑल यदि सदर अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो ये 4 रूम कह सकते हैं एक बिल्डिंग में बनाया गया है जहां सिर्फ वैक्सीनेशन का कार्य होगा। और 16 तारीख से इसकी शुरुआत पूरे देश भर में हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज यदि बात करें तो प्रधानमंत्री विभिन्न राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे भी संवाद की है ताकि जो व्यवस्था है उसका जायजा ले सके या फिर और भी जैसे राज्यों में बात करें तो और क्या इसमें मदद केंद्र से हो सकती है उन चीजों पे भी चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं 16 तारीख से कह सकते हैं अहम होगा उन लोगों के लिए जो इसमें सबसे पहले वैक्सीन लेने वाले होंगे। जी बहुत धन्यवाद संदीप जी। कमोबेश यही तैयारी बिहार में भी देखने को मिल रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम को एक बड़े इवेंट के तौर पे, स्वाभाविक है कोरोना के काल में बहुत कुछ हमने खोया है और अगर इस वैक्सीन से लोगों को राहत मिलती है तो इससे बड़ा उत्सव का और माहौल क्या हो सकता है। अब चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। बधाई हो। जी हाँ, झारखंड के आंदोलन के प्रणेता और झारखंड के पुनर्निर्माण के प्रणेता के रूप में जाने जाने वाले 2 योद्धा कह सकते हैं, शिबू सोरेन गुरुजी और बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री, दोनों का आज जन्मदिन है। स्वाभाविक है कि आज पूरे झारखंड में उत्सव का माहौल रहा होगा और है भी। हर जगह से, हर जिला मुख्यालय से खबरें आ रही हैं इन दोनों नेताओं के याद में। जन्मदिन को लेकर केक काटे जा रहे हैं, चॉकलेट बांटे जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी नेत्रहीनों के बीच जाकर वो केक काटते हैं। पूरा आयोजन बीजेपी की तरफ से ये आयोजन किया गया है। मतलब आप
पूरा उत्सव का माहौल रहा आज पूरे दिन झारखंड के राजनीति में। दो बड़े सितारे और दोनों का जन्मदिन आज। स्वाभाविक है, एक तरफ पूरा सत्ता पक्ष उनके स्वागत में लगा हुआ था, शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का भी जन्मदिन है। देखिए, दोनों का जन्मदिन उसी उत्साह के साथ झारखंड के लोगों ने मनाया है। और इस मौके पर हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, जरा पहले इसको सुन लेते हैं। आज ये इनका 77वां जन्म दिवस है और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इस राज्य के लिए एक ऐसे शख्स का जन्म दिवस मनाया जा रहा है जो मुझे लगता है जब तक झारखंड रहेगा, देश दुनिया रहेगी, इनके जयंती दिवस। स्वाभाविक है, एक झारखंड राज्य के गठन में बड़ी भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन है, तो दूसरे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। युगों युगांतर तक इनको याद किया जाएगा। ये झारखंड के निर्माण को लेकर जब कभी चर्चा होगी तो इन्हें, इन दोनों शख्सियत की जरूर याद की जाएगी। चलिए, बधाई हो के बाद हम अब कुछ अगली खबर पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो बधाई का सिलसिला है, लगातार नेत्रहीनों से मिलने गए हैं बाबूलाल मरांडी और नेत्रहीनों के बीच उन्होंने जन्मदिन मनाई है। जरा देखिए आप भी। काहे रोक दिए थे? चलिए, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं। दिन भर में क्या खास रहा है, उन खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। और कांग्रेस में सिर्फ फुटौवल। जी हाँ, ये पार्टी ऐसा पार्टी है, अपने बूते तो 2 सीट नहीं जीत पा रही है, लेकिन विवाद होगा तो ऐसा विवाद होगा जो आप बड़े नेशनल पार्टी लगे, ऐसा लग रहा है जैसे कई राज्यों में इसकी सरकार है और किसी प्रदेश के प्रभारी की वजह से ये जनाब हार गए हैं। पार्टी इस स्थिति में पहुंची है, इसके लिए सिर्फ जनता ही जिम्मेवार नहीं है, ये भी उतना ही जिम्मेवार है। जनता ने तो इन्हें सबक सिखाया है। नए प्रभारी बने हैं, प्रभारी पटना पहुंचते हैं, पुरानी प्रभारी के खिलाफ आंदोलन होता है। आंदोलन मतलब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है। यही कांग्रेस है, जहां 70 सीटें इस बार मिली, 19 पर लटक गए। लटकाने वाले जो लोग हैं वो आज भी कुर्सी पर बने हुए हैं। जो अपने तरीके से बिहार की सियासत को साधने की कोशिश की, आज वो भी कुर्सी पर जमे हुए हैं। एक प्रभारी जो कांग्रेस को फिर से बिहार में अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की, 70 सीटों का दावा ठोका, आज वो हाशिए पर है। यही राजनीति है। तो जरा सुनिए, जब बिहार के प्रभारी महोदय जब आए तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए और उसके बाद सदाकत आश्रम में जो सिर्फ फटोवल हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने संवाददाता गौतम के साथ। बिहार मेरा कर्मभूमि है, बिहार मेरा कर्मभूमि है और मैं यहाँ काम करना बहुत पसंद करूंगा। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती जितना बड़ी हो उतना ही अच्छा होता है। कभी बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक राज्य हुआ करता था। स्वाभाविक तौर पे उसका मिजाज आज भी
साथ हैं। जनाब उड़ीसा के राजनीति में कभी शिखर पे थे, आज वहाँ वो हाशिए पर हैं। वजह साफ है। और आज जो कुछ हुआ है सदाकत आश्रम में, जरा इसको लेकर हम सीधे बात करते हैं गौतम के साथ। गौतम वहाँ मौजूद थे। गौतम, क्या सब हुआ आज सदाकत आश्रम में? प्रेमचंद मिश्रा मंच पर नहीं बैठे। पटना से जो जिन्हें पटना साहिब से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया उनका तेवर कुछ और दिख रहा था। बड़ी बड़ी बातें संजीव टोनी जैसे लोग कर रहे थे जो जमानत नहीं बचा पाए, पार्टी कई बार टिकट उनको दे चुकी है। तो आखिर हो क्या रहा, हुआ क्या पूरे, अगर हम इस बैठक के दौरान अगर बात करें तो क्या खास रहा, कौन रहे निशाने पर? और जो देखिए पार्टी के बिहार प्रदेश के नेतृत्व कर्ता जो है उनके ऊपर जो है पार्टी के वैसे नेताओं का जो नाराज थे, चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिला, वो उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, मगर जिस तरह से टिकट बंटवारे में उनकी अनदेखी की गई, उन तमाम चीजों से लेकर नाराजगी दिखी। देखिए प्रवीण कुशवाहा का विषय रहा हो, चाहे नालंदा से उम्मीदवार जो रहे हैं गुंजन पटेल, उन तमाम विषयों का जो है लोग ने खुले मंच पर जो है विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी ने वैसे जगहों पर टिकट दिया जहां पर उनको कोई पहचानने वाला नहीं था, और 70 सीट एक बड़ी सीट की श्रृंखला होती है, और इन सीटों पर जिस तरह से पार्टी ने उम्मीदवार को उतारा है, उससे ये साफ जाहिर हो गया था कि सीटों में खरीद फरोख्त की जो कार्रवाई की गई है वो पूरे बड़े पैमाने पे की गई। तो इन तमाम चीजों को लेकर पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। भरत सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने पहले ये आरोप लगाया था कि 11 विधायक टूट सकते हैं, मगर पार्टी के नेतृत्व की तरफ से उनको ये तक बता दिया है कि वो पार्टी के नेता नहीं, मगर उन्होंने दिखाया कि पार्टी उन्हें जो है सदस्य मानती है, और ये जो उनके ऊपर जो आरोप है कि पार्टी को नेता नहीं है वो गलत है। उसके बाद आज भी वो पहुंचे हुए थे पार्टी के कई ऐसे नेता जो पुराने नेता है, मगर उनको नजरअंदाज किया गया था प्रदेश नेतृत्व की तरफ से टिकट बंटवारे में, वो तमाम लोग पहुंचे हुए थे। क्योंकि देखिए ये एक तरफ से आला कमान की तरफ से चलाया जाने वाला एक कार्रवाई ही कही जा सकती है, सफाई की कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रदेश के नेतृत्वकर्ता के रूप में गोहिल थे, शक्ति सिंह गोहिल, उन पर काफी आरोप लगा, खुले मंच से उन पर आरोप लगा। संजीव टोनी ने सबसे पहला विरोध उसी विषय को लेकर किया, जब कांग्रेस के नेता खुले मंच से पहुंचकर उन्होंने समीक्षा बैठक में गोहिल की तारीफ की। तारीफ करने के दौरान तुरंत ये संजीव टोनी ने कहा कि गोहिल की तारीफ करने का ये समय नहीं है, ये गलती कहाँ हुई और कौन से इसके दोषी हैं, उन पर कार्रवाई। गौतम, हम आपको रोकना चाहेंगे कि प्रेमचंद मिश्रा क्या चाह रहे थे? प्रेमचंद मिश्रा को वो डैश पर नहीं बैठे, और क्या वजह रही कि वो मतलब जो बातें जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने रखी है, काफी महत्वपूर्ण बात है गठबंधन को लेकर। प्रेमचंद क्यों नाराज दिख रहे थे? देखिए प्रेमचंद मिश्रा का नाराजगी अंतिम दौर तक दिखते रहा। जब तक ये समीक्षा बैठक चलती रही तब तक वो मंच पे नहीं गए। कई बार उन्हें बुलाया गया संबोधन भाषण से पहले, और संबोधन के भाषण के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो मंच पर आएंगे, मगर वो नाराज काफी दिखे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी प्रदेश नेतृत्व को लेकर। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरह से पार्टी सिर्फ कार्यक्रम करती है, चाहे वो सम्मान समारोह हो, चाहे वो पुण्यतिथि हो, जयंती हो, इस तरह के कार्यक्रम में सिमट के बरस चुकी है। कार्यक्रम जो होना चाहिए प्रदेश स्तर पर, जो जमीन स्तर पर होना चाहिए, उन बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेमचंद्र मिश्रा भी अब कह रहे हैं कि पार्टी को जमीन पे जाके सियासत करनी चाहिए। चलिए, बड़ी बात है, यही जो चीजें हैं। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता? जी हाँ, अर्जुन मुंडा और अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह धान खरीदारी को लेकर बिहार में कसमकस की स्थिति है, और मंत्री जी जमशेदपुर घूम रहे हैं। स्वाभाविक है, उनके भाई, बड़े भाई मृगेंद्र प्रताप सिंह की वो कर्मस्थली रही है, और कभी वो बीजेपी के बड़ा ही कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब रघुवर दास, उन्हीं के फाइल लेकर चलने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी, और फिर मृगेंद्र प्रताप की राजनीतिक विरासत को बहुत धक्का लगा था उस दौर में। और जैसे ही उनके छोटे भाई बिहार सरकार में मंत्री बने, पहुंच गए जमशेदपुर, और अब रघुवर दास की सियासत को बड़े ही होशियारी से निशाने पर साधा जा रहा है। अर्जुन मुंडा के साथ एक नई बिसात बिछाने की कोशिश हो रही है।
मंत्री जी जमशेदपुर में 2 दिनों से डटे हुए हैं और अब जो सम्मान समारोह के बहाने ही सही, वैसे तमाम नेता उनके मंच पर दिख रहे हैं जो रघुवर दास के घोर विरोधी रहे, जिन्हें रघुवर दास ने पार्टी से निकलवाई, सस्पेंड करवाई, काले वो भी मंच पर मौजूद है। जमशेदपुर में कार्यक्रम हो रहा है और रघुवर दास नदारत। चलिए अब हम सीधे मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, क्या सियासत खिचड़ी पक रही है आपके कोल टाटा नगरी में? देखिए, निश्चित तौर पे ये सियासत जो है वो बदले की सियासत, सीधे शब्दों में कहें तो बदले की सियासत है, क्योंकि राजनीतिक है, राजनीतिक में खुलकर लोग बदला नहीं कहते हैं, लेकिन राजनीतिक में कैसे बदला लेना है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। एक वक्त था जब मृगेंद्र प्रताप सिंह झारखंड के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और उसके बाद अचानक जो रघुवर दास उनका फाइल लेकर पीछे पीछे विधानसभा के बाहर खड़े रहते थे, वो उनका एंट्री होता है और उसके बाद रघुवर दास ने मृगेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटवाता है और उसी विधानसभा क्षेत्र से सरजुग राय को टिकट दिलवाता है। तो वो एक समय था, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे जितने मृगेंद्र प्रताप सिंह के नजदीकी थे उस सबको दरकिनार कर दिया। अर्जुन मुंडा के जो नजदीकी थे रघुवर दास ने दरकिनार कर दिया। लेकिन एक वक्त आया जब अमरेंद्र प्रताप सिंह को सत्ता मिला, बिहार में कृषि मंत्री बने, तो वो सीधे जमशेदपुर पहुंच गए। हालांकि अब आज 3 दिन हो चुका है, 3 दिन से लगातार वो जमशेदपुर में जमे गए और विभिन्न इलाकों में, वो इलाका जहां रघुवर दास का घर माना जाता है, वहां पर अर्जुन मुंडा के साथ, अमरप्रीत सिंह काले के साथ, यानी रघुवर दास के गुट के जो दूसरे विरोधी गुट था उसके साथ लगातार कार्यक्रम साझा कर रहे हैं। यहां तक इन्होंने कह दिया कि अमरप्रीत सिंह काले जो है भारतीय जनता पार्टी से हटा दिया गया था, वो पिछले विधानसभा क्षेत्र में, आप भी जमशेदपुर में ही थे उस समय भी आप बखूबी से जान रहे थे, तो वो उस व्यक्ति को सीधे तौर पे अब स्टेज पे लाना और ये कह देना कि अब पुराने लोगों को हम साथ लेकर चलेंगे और पुराने लोगों को साथ लेने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा धक्का जो है वो रघुवर दास खेमा के लिए है, और जहां जा रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं रघुवर दास खेमा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो ये सियासत है, और सियासत में अब कैसे अपने भाई का बदला लिया जाए, जिसको लेकर अब बिहार से झारखंड की जो आर्थिक राजधानी है जमशेदपुर, यहां तक पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे पुराने नेताओं को, जिसको दरकिनार रघुवर दास ने कर दिया था, उसको अभी इकट्ठा करके एक मंच पर लाकर और उसके साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। जी मनोज जी, सरयू राय से इन लोगों की भेंट हुई है कि नहीं? जी, सरजुग राय जी का पैर टूट गया है और वो गए हुए थे चाईबासा। अपना कशिश न्यूज ने इस खबर को दिखाया भी है, लेकिन जैसे अमरेंद्र प्रताप सिंह को पता चला कि सरजुग राय जी का पैर टूटा है, तो उनके जो आवास है बिष्टुपुर आवास में गए, उनसे उन्होंने मुलाकात किया है। करीब 1.5 घंटे तक एक बंद कमरे में दोनों बैठकर बातचीत की है। उसके बाद और कोई तीसरा आदमी को अंदर एंट्री नहीं था, उसके बाद तब वो बाहर निकले हैं। इस पर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि क्या वाकई ये जो पुराने लोग हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, रघुवर गुट को एकदम खत्म करना है, फिर वो सरजू गुट हो या अर्जुन मुंडा गुट हो उसको इस जगह पे स्थापित करना है। तो तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। जी, झारखंड बीजेपी में बाबूलाल मरांडी का आना मृगेंद्र प्रताप सिंह के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करने में लगे, रघुवर दास को चुनौती देने के लिए अमरेंद्र प्रताप सिंह का जमशेदपुर जाना, अर्जुन मुंडा की उपस्थिति, सीधे तौर पर अमित शाह को चुनौती है, या फिर आपको क्या लगता है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? क्या आपको लगता है? देखिए निश्चित तौर पे ये अच्छा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेतृत्व के इशारे पे चलती है। जो बड़े पार्टी के जो बड़े लीडर है वो कहेंगे, उसके बाद तभी लोग कदम उठाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये संकेत है कि अगर मृगेंद्र प्रताप सिंह लगातार 3 दिनों से अमरेंद्र प्रताप सिंह अगर जमशेदपुर में लगातार 3 दिनों से जमे हैं और रघुवर गुट के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का इशारा है, और इशारा का यह परिणाम है, क्योंकि सटा हुआ जमशेदपुर से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का जो सीमा है वहां पर चुनाव हो रहा है और अर्जुन मुंडा को वहां पर लगातार लगाया गया है। तो ये साफ संकेत है कि अब जो है वो जमाना चला गया। अब अर्जुन मुंडा हो या सरजुग राय को कैसे लाया जाए, ये कवायद चल रही है यहाँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई तरह की राजनीति की बिसात झारखंड में बिछाने की कोशिश चल रही है।
चलिए अब हम बिहार की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। यहाँ भी है यह रिश्ता क्या कहलाता है। नीतीश जी हैं, एक तरफ लव है, दूसरी तरफ कुश है। क्या पार्टी लव कुश के पैमाने में ही देखा जाएगा? क्या उसी चश्मे से देखा जाए? प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे लोगों को बनाया गया है जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। कल तक वो राजद के विश्वास पात्र हुआ करते थे। दो बार राजद की टिकट पर वो चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 में उन्हें जदयू की टिकट तब मिली जब राजद और जदयू दोनों साथ थे। क्षेत्र में भी इनकी पहचान कोई संगठनकर्ता के रूप में नहीं, एक दबंग विधायक की रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही? लव कुश की जोड़ी साधने में ऐसे लोगों की जरूरत कैसे पड़ गई जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जो अपने हाजीपुर से बाहर नहीं निकले होंगे? तो क्या इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष के सहारे जदयू क्या साधना चाहती है? क्या माना जाए? आरसीपी और अगर हम बात करें कुशवाहा का, उमेश कुशवाहा का, तो इसको क्या माना जाए? ये क्या है रिश्ता? इस रिश्ते के सहारे क्या साधना चाहते हैं नीतीश? चलिए इन सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, सीधा सवाल आपसे। बात अगर आरसीपी की करें तो इनका भी कोई राजनीतिक कौशल इस तरीके का नहीं रहा है कि जॉर्ज और शरद जैसे दिल्ली के राजनीति में डटे रहें और नीतीश को बिहार में बेहतर तरीके से काम करने का अवसर प्रदान करें, जो इन दो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये चीज देखने को मिला। नीतीश खुद अध्यक्ष बने लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। अभी संगठन सरकार दोनों कसमकस वाली स्थिति में है। अब न वो पुरानी वाली बीजेपी, अब नई बीजेपी है, भूपेंद्र यादव की बीजेपी, अमित शाह की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। पहले से नीतीश अब, और 2005 के अब नीतीश भी नहीं है। उन विधायकों की बात करें तो वो विधायक का जो वो एक दौर था 120, छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रहते थे। आज भूमिका भले ही कहें कि हम छोटे भाई की हैं, लेकिन वो बड़े भाई के रूप में हुकूमत करना चाहते हैं। कई तरह की समस्याएं हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समस्या है, राज्यपाल कोटे को लेकर विवाद है। हाँ, मतलब सब कुछ अगर आप देखें तो पहली वाली स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र में, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आरसीपी को अध्यक्ष बनाया जाना और राज्य स्तर पे एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना जिनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, मतलब राजनीतिक समझदारी नहीं है, राजनीतिक बिहार को समझने की कोई उस तरह का अनुभव नहीं रहा है, ऐसे लोगों को बनाकर नीतीश क्या साधना चाहते हैं? अभी चुनाव भी नहीं है, अभी सरकार के संकट में है, मंत्रिमंडल विस्तार संकट में है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आपको क्या लगता है? कुमार ने लव कुश समीकरण के आधार पर ही लालू प्रसाद यादव से अलग होकर के समता पार्टी का निर्माण किया था और उस समय समता पार्टी में बड़े नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस और उनके नेतृत्व में नीतीश आगे बढ़े। फिर उसके बाद शरद यादव जैसे नेता को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उनकी छांव में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, सत्ता चलाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार खुद जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद जो पार्टी का परफॉर्मेंस रहा वो बेहतर नहीं रहा और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कहीं न कहीं इस हार का श्रेय नीतीश पर ही जाता है, उनकी विफलता पर ही जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में ऐसे एक भी नेता नहीं हुए जिन्होंने हार का ठिकरा नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ा, या यूँ कह सके कि कोई यह कहने की हिम्मत उठाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कमजोर हुई है, चाहे वह विधानसभा चुनाव की बात करें अगर या फिर जो वोट की बात करें। लेकिन इसके सबके बावजूद भी नीतीश कुमार ने एक साहस का परिचय दिया और उन्होंने पार्टी संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की है और खुद नैतिकता के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा है और आरसीपी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हालांकि आरसीपी इसके पहले चाहेंगे कि ये वक्त चुनाव का नहीं है कि आप लव कुश समीकरण को आप मजबूत करना चाह रहे हैं। ये वक्त है ऐसे समय का जिस समय में कोई समझदार व्यक्ति सरकार और संगठन के बीच आपसी समन्वय बनाकर रखे, केंद्र बीजेपी और जदयू के बीच समन्वय बनाकर रखे। क्या ये क्षमता आरसीपी और जो प्रदेश के नेतृत्व
संभालने की जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है, उनमें वो क्षमता है? बड़ा सवाल ये है। नीतीश ही सब कुछ है, चाहे संगठन की बात करें, सरकार की बात करें, नीतीश के अलावे जनता दल यू में कुछ नहीं है। और यही वजह है कि आरसीपी जैसे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और उमेश कुशवाहा को प्रतीकात्मक रूप में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। बार बार जदयू के नेता बोल रहे हैं, आज आरसीपी ने खुद कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के निर्देशन में उमेश कुशवाहा चलेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पार्टी ने एक चेहरा बदला है, लेकिन सब कुछ अभी भी नीतीश ही हैं। और यह आप कह सकते हैं कि नीतीश के बगैर जदयू में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह कोई मायने नहीं है कि उमेश कुशवाहा को कमान क्यों दी गई। एक लवकुश कोटे के तहत एक समीकरण बैठाया गया है, एक संदेश देने की कोशिश की गई है और यह देखने की बात होगी कि उमेश कुशवाहा इसमें कितना फिट बैठते हैं। आरसीपी ने तो पहले ही संगठन की जिम्मेवारी ली थी और वो देख ही रहे हैं, लेकिन उमेश कुशवाहा को जिम्मेदारी देकर के नीतीश ने एक संदेश देने की कोशिश की है। और खास करके उस इलाके से, जिस इलाके से उपेंद्र कुशवाहा खुद आते हैं, महनार से, वहीं से उमेश कुशवाहा भी, उनकी भी राजनीतिक जमीन वहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि लवकुश समीकरण का कितना लाभ नीतीश को मिल पाता है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि उमेश कुशवाहा एक स्टंप अध्यक्ष के अलावे कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रबर स्टाम्प अध्यक्ष है, लेकिन सवाल ये है अभी तो चुनाव का वक्त नहीं है। अभी संगठन और सरकार के बीच समन्वय बना रहे, ये महत्वपूर्ण। और इसके लिए आरसीपी हो चाहे फिर कुशवाहा हो, वो कितने जिम्मेवार हैं या कितनी जिम्मेवारी से वो दायित्व निभा सकते हैं, ये देखने वाली बात थी। लेकिन चलिए, राजनीति है, सियासत है, सियासत इसी तरीके से चलती है। जी, हम बात कर रहे हैं अब नरक नगर की, मुजफ्फरपुर। वहां की जनता बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री, नगर विकास मंत्री को चुनाव इसलिए हरा दिया कि उनके कार्यकाल के दौरान नगर का कोई विकास नहीं हुआ, ये आरोप लगा। जल निकासी की वही समस्या थी, लेकिन आज भी हालात कुछ नहीं बदला है। लोग त्रस्त हैं, गली गली में पानी है, गंदगी है। स्वच्छ भारत का इससे बेहतर नमूना क्या हो सकता है? स्मार्ट सिटी का इससे बेहतर नमूना क्या हो सकता है? दुनिया में लीची को लेकर मुजफ्फरपुर की पहचान है, और वो मुजफ्फरपुर आज का हाल क्या है, जरा इस आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस हाल में मुजफ्फरपुर के लोग रह रहे हैं। तंग आकर उन्होंने आज रोड पर, सड़क पर उतरने का फैसला लिया और जमकर बबेला काटा कि जब तक सफाई नहीं होगी तब तक इस तरह के दावे का कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा स्मार्ट सिटी है भाई? कौन सा स्वच्छता अभियान है? गुस्सा लाजमी है। मंत्री को यहाँ की जनता ने चुनाव हरा दी, नगर विकास मंत्री। आखिर करे तो करें क्या? यही हमारी राजनीति है। और जब राजनीति चुनाव का वक्त आता है तो यही सवाल किया थे कि इस पर तो हम लोग चुनाव में वोट करते नहीं हैं। मुजफ्फरपुर के लोगों ने वोट किया, फिर भी चीजें नहीं बदली हैं। चलिए, अब हम मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से। मनोज, एक तो पहले से मच्छर नगर के रूप में मुजफ्फरपुर की पहचान रही है। जिस जमाने में मच्छर बहुत कम जगहों पे डंक मारा करता था, उस समय भी मुजफ्फरपुर का मच्छर बड़ी नामी होता था। अब पानी वहां पैर पसारने लगा है और लोग इतने गुस्से में हैं कि सड़क पर उतर गए। इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी बात आपको बता दें सर कि जो नाला का उड़ाही जो समय समय पर होता था, जो नाला जो बना है, जो सीवरेज जो बना था, वो पूरी तरह से चौक है। कहीं से भी अगर शहर में पानी अगर थोड़ा भी लगता है, या जो नाले की पानी अगर गली मोहल्ले से होकर आती है, तो वो जाने का, निकलने का रास्ता नहीं है, जिस कारण से ओवरफ्लो होकर जो निचले इलाके हैं, उस निचले इलाके में पूरा जलमग्न हो जाता है और पूरा दूषित पानी जो है वो मोहल्ले वासियों को जीना मुहाल कर दिया। इसी कारण से आज ब्रह्मपुरा इलाके में जो है लोगों ने सड़क से उतरा और बवाल काटा, बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया। लेकिन जो ये नगर निगम के जो अधिकारी थे, उनके कर्मचारी थे, वो लोग जाकर वहाँ समझाए बुझाए, पुलिस प्रशासन भी क्यों समझाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये समझाना बुझाना कब तक? जब चुनाव था तो ये दावा किया जा रहा था कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी, हम लोग सभी दूर करेंगे। लेकिन आज भी वही हालत है। मुजफ्फरपुर वीआईपी इलाकों की बात करें, चलिए, वीआईपी इलाकों की भी यही स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद इस नरक नगर के हमारे संवाददाता महोदय को, मनोज को। चीजें बदलनी चाहिए, सीरत बदले न बदले, सूरत बदलनी चाहिए। क्या ही? चलिए, अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद 2-3 बड़ी खबर इस वक्त की है, उस खबर पर चर्चा करेंगे और फिर खबरों का जो दिन भर की खबरों का जो सिलसिला है
उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और दिन भर की खास खबर में कुछ खास खबरें ये हैं कि कैबिनेट की बैठक होगी मंगलवार को शाम 4:30 बजे। आरा में शराब कारोबारी के इलाके में छापे मारने गई पुलिस पर लोगों ने फायरिंग की है और उस फायरिंग में जब क्रॉस फायरिंग हुई है तो एक महिला को गोली लग गई है। दूसरी बड़ी खबर और तीसरी बड़ी खबर है कि मधुबनी की पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है जिसमें चोरी के कई ट्रैक्टर को बरामद किया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी तीनों जिले में लगातार छापेमारी कर ये सफलता हासिल की है मधुबनी पुलिस ने। चलिए अब हम एक ऐसी खबर पर नज़र डालते हैं जिस पर आज सबकी नज़र थी। जी हाँ, कृषि बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है। छुट्टी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी तरीके से कहा था कि अगर केंद्र सरकार कानून को वापस ले ले या फिर कानून को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दे तो हम सुनवाई करने को तैयार हैं। आज भी कमोबेश इसी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। किसान मर रहे हैं, इस कड़ाके के ठंड में वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार वार्ता पे वार्ता कर रही है। कानून पर तत्काल रोक लगाए, नहीं तो मैं रोक लगा दूंगा। कमेटी गठित करने की बात की है कि जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक कानून लागू नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। कल इस पर फिर सुनवाई है। चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं अशोक मिश्रा जी, हमारे ब्यूरो चीफ। अशोक जी, क्या खास रहा और आज सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा कड़ा दिख रहा था, लेकिन किस तरीके का जजमेंट की उम्मीद की जा रही थी? वो जजमेंट जो उन्होंने कमेटी गठित करने की बात कही है, पूरा फैसला आज की सुनवाई में क्या खास रहा है? देखिए संतोष जी, कृषि कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आज सुनवाई हुई और 3 जजों के पीठ ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर एक तरह से कई फटकार लगाई। केंद्र के रवैये से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा केंद्र सरकार से कि आपने इस हड़ताल को खत्म करने के लिए क्या पहल की, क्या बातचीत कर रहे हैं आप। सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई। हालांकि कोर्ट अपना अंतरिम फैसला कल यानी कि मंगलवार को देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया है इस कानून को बनाने में और खास करके किसान आंदोलन से निपटने में, उसे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से पूछा है कि इस कानून को तत्काल आप रोक लगाते हैं, यानी कि ब्रेक लगाते हैं कि हमें ही लगाना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस कानून पर तत्काल रोक लगे और एक कमेटी बनाई जाए। वह कमेटी किसानों के तरफ से भी हो और एक्सपर्ट की कमेटी हो, और वह कमेटी जो भी अपना संशोधन दे या वह कमेटी जो भी अपनी राय दे, उस राय को फिर केंद्र सरकार देखे और उसके बाद फिर इस कानून को लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा वो काफी आक्रामक रहा है, केंद्र के प्रति नाराजगी दिखाई है। हालांकि कोर्ट ने किसान आंदोलन के नेताओं के प्रति भी नाराजगी दिखाई है और कोर्ट ने पूछा है कि इस कड़ाके की ठंड में जो बुजुर्ग किसान हैं या महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो क्यों आंदोलनरत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, वैसी परिस्थिति में आंदोलन में वैसे लोगों को क्यों शरीक किया जाता है और खास करके आंदोलन स्तर पर जो ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं इसकी क्या जरूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद यानी कि इस रुख के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य है। यानी कोर्ट को आधार बना करके ही लगता है केंद्र सरकार पीछे हटेगी और किसान जो संगठन है वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने से नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी जताई है कि 8 किसान संगठनों को ही अपनी राय देने की बात कही गई है, इससे भी किसान संगठन खुश नहीं है। लेकिन लब्बो-लुआब यह है कि 26 जनवरी से पहले ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तत्काल इस कानून पर रोक लगेगी। किसान संगठनों से कहा जाएगा कि वो अपना आंदोलन वापस ले लें और जो कमेटी बनाई जाएगी वह एक्सपर्ट कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तब फिर केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी या इस कानून में संशोधन किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद
अशोक मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए थे और बड़ी बात है कि सरकार के लिए राहत, बीच में कोई समझौतावादी रुख अख्तियार करने वाला पार्टी नहीं खड़ा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाए। लोग भी यही चाह रहे हैं और आंदोलन करने वाले जो किसान हैं उसके साथ पूरा देश खड़ा है और चाह रहा है कि कुछ बीच का रास्ता निकले, टकराव की स्थिति टले। क्योंकि अगर 26 जनवरी तक मामले को बढ़ाया गया या मामले बढ़ा तो फिर जिस तरीके की तैयारी किसान आंदोलन को लेकर है, बहुत मुश्किल होगा उसे संभालना। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। बेगूसराय और हथियार दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। पहली बार 47 गर्जा बेगूसराय में, उस समय में गुप्तेश्वर पांडे हुआ करते थे एसपी बेगूसराय। तस्वीरें छपी थी 47 के साथ। अपराधियों ने उनके कैंपस में 47 छोड़ रखा था, फेंक दिया था। इस बार इसलिए हथियारों का रिश्ता रहा है बेगूसराय से। हथियारों का जखीरा बरामद किया बेगूसराय पुलिस ने। कौन है वो जिनके पास से ये जखीरा बरामद हुआ है, उनकी क्या कार्यशैली रही है, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम अपने बेगूसराय संवाददाता के साथ सौरभ के साथ। सौरभ, ये जो गिरफ्तारी है, कौन है ये लोग और इनका क्या राजनीतिक मिजाज, आपराधिक चरित्र रहा है इन लोगों का? गोरेलाल सिंह फिलहाल बखरी अनुमंडल क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन गया था और लगातार कई रंगदारी लूट की घटना को अंजाम दिया था। और जब पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी पिछली बार, तो पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गया था। और यह एक दुर्घटनावश इसे कह सकते हैं गिरफ्तार हुआ था। यह शराब के नशे में था और नया गांव थाना क्षेत्र में बाइक से जा रहा था, तभी पुलिस इसे गिरफ्तार किया। हालांकि यह अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बाद में इसकी पहचान गोरेलाल सिंह के रूप में की गई, जिस ठिकाने पर पहसारा गांव जो इनका पैतृक गांव है, वहां पे छापेमारी किया, जहां से इसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। इसके पास से पुलिस ने 1 कार्बाइन, 1 पिस्टल और 3 देसी पिस्तौल बरामद किया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा अपराधी है। और कार्बाइन समेत कई हथियार इसके पास है। एसपी अवकाश कुमार ने प्रेस वार्ता में भी बताया है कि इसके अलावे इसके पास हथियारों का जखीरा है, जिसकी बरामदगी के लिए पुलिस अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बेगूसराय से सौरभ जुड़े हुए थे कि अभी और छापेमारी चल रही है। चलिए अब दही एक्सप्रेस, जी हाँ, सुधा का दही एक्सप्रेस चल चुका है। 14 तारीख को मकर संक्रांति के मौके पर इस बार भी आयोजन है। सबसे ज्यादा दही खाने वाले लोगों को पुरस्कार भी दी जाती है हर वर्ष सुधा की तरफ से। जरा देखिए इस बार सुधा के दही एक्सप्रेस में क्या खास है, क्यों रवाना किया गया है, जरा आप भी देखिए। और हम चाहेंगे कि उसमें क्या सुधा का क्या कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। जरा इस रवानगी रथ को जरा आप भी समझिए कि दही एक्सप्रेस है ये। हम लोग दही एक्सप्रेस में जो डिफरेंट पैक साइज में जो दही है, इसको हम लोग गाड़ियों में भर के और पटना के अपना जो हमारा सड़क है उससे हम लोग घुमाते हैं। और इसके रूट में जो भी हमारे रिटेल पॉइंट या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं या हमारे होल्ड बूथ हैं, वहाँ पे हम लोग दही का आपूर्ति करते हैं। जहाँ भी दही की आवश्यकता होती है, ये गाड़ी वहाँ पहुँचती है और दही हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और मकर संक्रांति का तो पर्व है वैसे 14 तारीख को, लेकिन पर्व हम लोगों के लिए शुरू हो गया है। चलिए, पर्व इन लोगों के लिए शुरू हो गए और अच्छी बात है कि मकर संक्रांति को लेकर दही की किल्लत ना हो, इसके लिए सुधा ने कमर कस लिया। चलिए इस दिन भर की खबर, अभय जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अभय हमारे साथ दानापुर संवाददाता जुड़ गए हैं। अभय, ये दही एक्सप्रेस की रवानगी, बार बार इस तरह के आयोजन होते रहे हैं मकर संक्रांति को लेकर, इस बार क्या खास, कौन सा आइटम दही को लेकर सुधा मार्केट में आ रही है? जिस तरह से सुधा जो है वो दही एक्सप्रेस वो जगह है जो कि पटना के हर चौक चौराहे पर रहेगी। और आज भी उन्होंने 4 लाख लीटर दूध और तकरीबन 1.5 लाख केजी दही को रवाना किया, जो कि वो उन्होंने पूरा किया है। और जिस तरह से ये इस बार सुधा ने पहले बार तिलकुट का जो खोआ भरा तिलकुट है उसको लॉन्च किया है, और वो उसके बारे में भी बता रहे थे कि उनका भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार खोआ युक्त तिलकुट सुधा की तरफ से मिलेगा। चलिए, इस दिन भर की खबर फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।